नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी की, यानी हमारे राज्यों के उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट्स की। आइए समझते हैं कि ये अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करती हैं और इनका पूरा कामकाज कैसे चलता है। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी भी राज्य में न्याय का सबसे बड़ा पहरेदार, सबसे बड़ा रखवाला कौन होता है? इसी सवाल के जवाब में ना हमारे आज के पूरे विषय का सार छिपा है। इसका जवाब सीधा सा है, उच्च न्यायालय। देखिए, भारत का जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर बीच में आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिला अदालतें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी स्टेट में न्याय की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट ही है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि हाई कोर्ट्स क्या हैं, संविधान में इनके बारे में क्या लिखा है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और ये इतनी स्वतंत्र कैसे हैं। और हाँ, आखिर में एक मज़ेदार क्विज भी है आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं संवैधानिक प्रावधानों से। देखिए, हाई कोर्ट्स की सारी ताकत और पहचान हमारे संविधान से ही मिलती है। संविधान के पार्ट 6 में खास तौर पर आर्टिकल्स 214 से 231 तक सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स के बारे में ही बात की गई है। इनमें से कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे आर्टिकल 214, ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। फिर है आर्टिकल 215, जो इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, मतलब इनके फैसले सबूत की तरह माने जाते हैं और हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। और हाँ, आर्टिकल 231, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये संसद को पावर देता है कि वो 2 या उससे ज़्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। तो ये तो हुई इंस्टीट्यूशन की बात, पर अदालतें तो जजों से ही बनती हैं, है ना? तो चलिए अब समझते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस चुने कैसे जाते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है। देखिए, हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन जज बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो भारत के नागरिक हों। दूसरा, उन्हें कम से कम 10 साल किसी जुडिशियल ऑफिस में काम करने का अनुभव हो, या फिर उन्होंने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। नियुक्ति के बाद वो राज्य के गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं और वो 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल हिस्से पर, हाई कोर्ट्स की शक्तियां और उनका क्षेत्राधिकार। सच कहूं तो इनके पास इतनी शक्तियां हैं कि ये राज्य में रूल ऑफ लॉ को बनाए रख सकें। मोटे तौर पर इनकी शक्तियों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन। अब इनमें से जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना, वो हम जैसे आम नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस एक आर्टिकल को तो दिमाग में बिठा लीजिए, आर्टिकल 226। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो हाई कोर्ट्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 तरह के खास आदेश, जिन्हें रिट्स कहते हैं, जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया गया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश। दूसरा, परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर करना। तीसरा, प्रतिषेध, निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। चौथा, अधिकार परीक्षा, ये पूछना कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी पद पर है। और पांचवा, उत्प्रेषण, निचली अदालत से कोई केस अपने पास मंगवा लेना। और अब एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। रिट्स जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइड है। अब कोई सोचेगा कैसे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी और उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोचिए, अगर जज किसी के दबाव में आकर फैसला सुनाए तो क्या वो न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। सच्चा न्याय तो वही है जो निष्पक्ष हो। और इसीलिए हमारे संविधान ने यह पक्का किया है कि हाई कोर्ट्स बिना किसी डर या पक्षपात के पूरी तरह से आज़ाद होकर काम करें। तो ये आज़ादी मिलती कैसे है? इसके लिए कई प्रोविजंस हैं, जैसे जजों का कार्यकाल सुरक्षित होता है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उनकी सैलरी और भत्ते स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं जिस पर विधानमंडल में वोटिंग नहीं होती,
जजों के कंडक्ट पर संसद या विधानसभा में बहस नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अदालत की अवमानना करे तो हाईकोर्ट उसे सजा दे सकता है। एक छोटा सा फैक्ट चेक। क्या किसी को पता है भारत में आज कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? इसका जवाब है 25। पूरे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जो सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में न्याय सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब जरा हिस्ट्री में झांकते हैं। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव पड़ी थी साल 1862 में। इसी साल देश के पहले 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, तो अब तैयार हो जाइए। अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत रिट्स जारी कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 214, सी आर्टिकल 226 या डी आर्टिकल 143। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 22। बिल्कुल सही, यही वो आर्टिकल है जो हाई कोर्ट्स को ये खास शक्ति देता है। अगला सवाल, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? ए 60 साल, बी 62 साल, सी 65 साल या डी 70 साल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 62 साल। याद रखिएगा, हाईकोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। चलिए आखिरी सवाल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी भारत के राष्ट्रपति? और सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। हाईकोर्ट्स के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए क्विज तो खत्म हुआ, पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पर जरूर सोचिएगा। सवाल यह है कि किसी राज्य में हाई कोर्ट का स्वतंत्र होना, उसका आज़ाद होना, हम जैसे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे अधिकारों पर सीधा असर कैसे डालता है? इसका जवाब ही संविधान को हमारी जिंदगी से जोड़ता है। धन्यवाद।